हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 शारीरिक क्लास 12 का। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 का एमसीक्यू बना चुके हैं, जो कि टर्म 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और एकदम डीपली क्वेश्चंस से बनाए गए हैं। उसी में से अधिकतर संभावना है कि उसी में से ही आपका एमसीक्यू आ जाए। देखते हैं चैप्टर 2 खेल तथा पोषण। चैप्टर का नाम है क्वेश्चन 1। वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व सही अनुपात में हो उसे कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा संतुलित आहार। संतुलित आहार में प्रोटीन, फैट तथा कार्बोहाइड्रेट का अनुपात होता है। मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा 1:1:4। थर्ड क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनका उपभोग करके मानव जीवित रहता है उसे कहते हैं भोजन। भोजन का विज्ञान किसे कहा जाता है? भोजन का विज्ञान से तात्पर्य पोषण से है। पोषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? पोषण गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील और गतियुक्त दोनों सेम है, लेकिन बुक के लैंग्वेज में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे गतिशील लिखा गया है। आंसर तो दोनों सही है, चाहे गा हो चाहे घा हो। क्वेश्चन 6, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स का अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है 1:2। यहाँ पे आप देखिए, हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा गया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे है, लेकिन 1:2 लिखा गया है, जबकि आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे 2:1 दिया होगा। ये यहाँ पर दिक्कत है कि हम पहले ऑक्सीजन लिख दें फिर हाइड्रोजन लिखें, और बुक में पहले हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही सही है। 7वां, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गैलेक्टोज किसका उदाहरण है? गैलेक्टोज साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। गैलेक्टोज आपका साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। 9वां क्वेश्चन, शुगर किसका अन्य नाम है? साधारण कार्बोहाइड्रेट का। डेक्सटाइंस किसका उदाहरण है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पूछा गया है। तो डेक्सटाइंस आपका हो जाएगा जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। पॉलीसैकेराइड्स किसका अन्य नाम है? आंसर जटिल कार्बोहाइड्रेट। कुल कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? ये आपका प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन जो था उसका है, क्योंकि प्रोटीन्स काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, फिर हमारा बॉडी उन्हें एब्जॉर्ब करता है। तो इस हिसाब से देखें तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो सब मिला करके आपके 23 अमीनो एसिड्स होते हैं। शरीर में आदर्श भार के अनुपात कितने पौंड आदर्श भार के अनुसार प्रति पौंड कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 0.36 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो ये आपका हो जाएगा मरासमस एंड क्वाशीरोका, डी। क्वेश्चन 15, वसा में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रतिशत क्रमशः होता है 76, 12, 12। ये आप नंबर्स को और उनके एलिमेंट्स को ये सही से याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में आया था कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सी वसा सबसे अच्छी मानी जाती है? आंसर होगा पॉली अनसैचुरेटेड वसा। यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे मोनो सैचुरेटेड है, लेकिन वो मोनो अनसैचुरेटेड पढ़ लेते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ सही आंसर है पॉली अनसैचुरेटेड वसा। हमारे रक्त का कितना प्रतिशत पानी होता है? सही आंसर 90%। हमारे शरीर का 10% खनिज से बना होता है, 4% भाग। प्रतिदिन मैक्रो खनिज की कितने मात्रा आहार में आवश्यक होनी चाहिए? तो मैक्रो खनिज और माइक्रो खनिज 2 प्रकार के खनिज होते हैं। मैक्रो खनिज 0.1 ग्राम प्रतिदिन के आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, और माइक्रो खनिज, नेक्स्ट क्वेश्चन में माइक्रो खनिज का पूछा है तो इसका आपका हो जाएगा 0.01। निम्न में से कौन सा खनिज मैक्रो खनिज का उदाहरण है?
कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, तो ये तीनों ही आपके मैक्रो खनिज हैं। निम्न में से कौन सा खनिज माइक्रो खनिज का उदाहरण है? माइक्रो खनिज है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरन एंड क्रोमियम, क्योंकि कैल्शियम आपका माइक्रो खनिज का उदाहरण है। कौन सा खनिज ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, जिसकी कमी से रिकेट्स होता है? इसका सही आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी आपस में काफ़ी हद तक जुड़े हैं, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। कौन सा खनिज रक्त में जल की उचित मात्रा को बनाए रखता है? इसका सही आंसर है पोटेशियम। क्वेश्चन 25, बोन्स और तीत का निर्माण करने वाला खनिज कौन सा है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। थायराइड ग्लैंड डैश हार्मोन का उत्पादन करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन। ये आप थोड़ा हिंट भी पा सकते हैं कि थायराइड है और थायरॉक्सिन है, तो कुछ मिलता जुलता आपको लग रहा होगा। रक्तहीनता को क्या कहते हैं? एनीमिया। अर्थराइटिस आपका जोड़ों का दर्द होता है। डायबिटीज़ मतलब शुगर, एंड गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन 28, डैश इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है? मतलब कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो इंसुलिन की क्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, डी, ई और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होगा। विटामिन ए, डी, ई और साथ में के भी होता है। प्रथम विटामिन कौन सा है? प्रथम विटामिन इनमें से कोई नहीं है। प्रथम विटामिन विटामिन ए था, जिसे मैकलम ने खोजा था 1913 में, तो इस वजह से इसमें हो जाएगा कोई नहीं। कौन सा विटामिन रेटिनल अम्ल में पाया जाता है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है? विटामिन डी, ये आगे भी मैं बता चुका हूँ आपको। पैराथायराइड ग्लैंड की क्रिया को बनाए रखने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन डी का प्रयोग किया जाता है। कौन से विटामिन प्रजनन संस्थान से संबंधित होते हैं? देखिए, दो विटामिन का आपको पेयर बना के दे दिया है। अब आपको बताना कि प्रजनन संस्थान से संबंधित विटामिन कौन सा है। इसमें आपका हो जाएगा विटामिन B9 होता है हमेशा, और अगला हो जाएगा विटामिन ई और विटामिन B9। निम्न में से कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मीन्स वो जो क्षति की प्रक्रिया होती है उसे धीमा कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके होते हैं विटामिन सी और विटामिन ई। कौन सा विटामिन और मिनरल ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है? देखिए, कैल्शियम सब में दिया है, और विटामिन आपका मेन है, तो विटामिन हो जाएगा के। विटामिन के सहायता करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? तो इसमें कुल 8 विटामिन होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। डैश डैश एंड डैश क्रमशः विटामिन B1, B2 एंड B3 के अन्य नाम हैं। कौन कौन से विटामिन के अन्य नाम होते हैं? तो विटामिन, एक मिनट फ्रेंड्स, विटामिन B1, B2 एंड B3, ठीक है। तो इसके अन्य नाम पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, विटामिन B1, B2 एंड B3 हो गए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थायमीन, राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन। और इसमें भी फिर विटामिन B5, B7 एंड B9 का अन्य नाम पूछा गया, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन एंड फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड विटामिन B9 का होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड वाला। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में सहायता करने वाले 2 विटामिन कौन से होते हैं? B1 एंड B5, B2 एंड B5, B3, B5, B5, B7, तो B1 एंड B5 सही आंसर है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। किस विटामिन की कमी से मुंह और होठ फटने लगते हैं? विटामिन B2। किस विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये होता है पेलेग्रा। और विटामिन B3 जो होता है पानी में घुलनशील भी होता है, इसी वजह से हमारा बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं करता है। विटामिन B5 एंड विटामिन B9 का संबंध किससे है? रक्त से होता है। हेमोग्लोबिन का निर्माण किस विटामिन
के द्वारा होता है। विटामिन B6 और यही हमारे त्वचा के लिए भी जिम्मेदार होता है। विटामिन B6 भी त्वचा का भी ध्यान रखता है। ल्यूकोसाइट का संबंध किस विटामिन से होता है? विटामिन B9 से होता है। विटामिन B9 की कमी में ल्यूकोसाइट्स कमज़ोर हो जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का अन्य नाम है? इसका आंसर है विटामिन C। नाइट्रोजनस फूड के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है जो बॉडी हम लोग का बनाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ और बॉडी भी होता है प्रोटीन। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, इसका आंसर है अंडा। बहुत लोगों को लगेगा मछली, लेकिन इसका सही आंसर है अंडा, क्योंकि अंडा में सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन ऑक्सीकरण की क्रिया से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए। ऑक्सीकरण की क्रिया मतलब ऑक्सीजन अगर लंबे समय तक विटामिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण का मतलब यही है। विटामिन ए, विटामिन B2 एंड विटामिन B9 किस रंग के विटामिन होते हैं? ये रंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के MCQ में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। पीला होगा इसका सही आंसर। विटामिन से विटामिन D का रंग क्या होता है? इसका सही आंसर है सफ़ेद। किस खनिज की कमी से बच्चा बौना हो सकता है? इसका सही आंसर है आयोडीन। एडिसन्स रोग किस मिनरल की कमी से होता है? एडिसन्स रोग होता है पोटेशियम की कमी से। फाइबर और रफेज कितने प्रकार के होते हैं? फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, घुलनशील और पानी में घुलनशील फाइबर और पानी में अघुलनशील फाइबर। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम रफेज की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है 30 ग्राम। कैफीन किसका उदाहरण है? कैफीन आपका रंग यौगिक, स्वाद यौगिक, पादप यौगिक सभी का किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा पादप यौगिक। BMI का यूनिट है। BMI होता है भार को डिवाइड करते हैं हाइट, आपका जो ऊंचाई होता है सेंटीमीटर में उसके स्क्वायर से, तो इसका यूनिट हो जाएगा kg/m²। स्वस्थ पुरुष तथा महिला के कमर का माप डैश तथा डैश होना चाहिए। इसका सही आंसर है 40 और 35 होना चाहिए। ये आप याद रखिएगा कि पुरुष का 40 होता है और महिला का 35 होता है। अगर मान लीजिए ये उल्टा हो जाए तो ये ऑप्शन भी 35 और 40 सही हो जाएगा। खाद्य एलर्जी और खाद्य असहिष्णुता एक ही शब्द हैं, यह गलत है। खाद्य असहिष्णुता अलग शब्द है और एलर्जी अलग शब्द है। खाद्य असहिष्णुता के कारण होते हैं एंजाइम का कार्य न करना, जन्मजात बीमारी के कारण, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी कारण होते हैं। असहिष्णुता प्रबंध में किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? असहिष्णुता उपचार दिया जाता है, मतलब पूछने का यह है कि असहिष्णुता जब हो जाता है तो किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो सही आंसर इसका होगा फ्रुक्टोज, लैक्टोज एंड एंटीहिस्टामिन, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का असर्शन और रीजन है। खाते समय पानी पीने से पाचन रस डाइल्यूट हो जाता है, तो ये आपका सही है और इससे पाचन बिगड़ जाता है, यह गलत है। यह आपके दिया गया है खाद्य से संबंधित मिथक के अंदर है ये, कि पाचन रस जो होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं और इससे पाचन और अधिक अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, ओनली असर्शन सही है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग। और आज हम लोगों ने चैप्टर 2 अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 का वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।